चलो, तो ये है सेट नंबर कौन सा, 48। चलो, तो आज ये सैटरडे का प्रैक्टिस सेट है ना। और कैसे हुआ आपका? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा या बहुत अच्छा या खतरनाक है? हाँ, इस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि कल आपका पटवारी का पेपर कैसे होने वाला है ना। तो कितने लोगों का पटवारी का पेपर है आपका? अच्छा, आपका भी है। ठीक है। तो लग रहा है कि कुछ स्थिति ठीक ठाक है। लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि अगर इस हिसाब से जैसे पेपर हो रहे हैं, अगर पेपर ऐसे आ जाए या ऐसे ना भी आए या जैसे भी आए, है ना, जैसे भी आए पेपर तब भी करना है ना। और कोशिश करना कि आराम से करिए पेपर, ये नहीं कि है ना जल्दबाजी में। ये आज ऐसा रहा ना, रिलैक्स से रहना, आराम से। क्योंकि देखो, तैयारी जितनी होनी थी तैयारी हो चुकी है। अब एक दिन से कुछ नहीं होता है ना। तो कोशिश ये करना है कि आज बिल्कुल भी दबाव मत आने देना। हालांकि ऐसा बोलना आसान है, दबाव तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करने वाली बात है ना। ये नहीं कि रात के 2-3 बजे तक पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके चक्कर में क्या होगा, आपका एक दो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना आज जल्दी सो जाना अपना, आराम से। सुबह भी कोशिश करना कि आराम से उठने की कोशिश करना। मैंने पुलिस वालों को के लिए भी यही बोला था पिछली बार, है ना। क्योंकि आज दिमाग जितना शांत रहेगा, कल आपका पेपर उतना बेहतरीन होगा। और कई बार सिलेक्शन जो है ना, वो 1-2 या 4 2-3 नंबर से रुक जाता है। उसका कारण ये भी होता है कि हम 1-2 दिन पहले ठीक से नहीं सो पाते, ठीक से दिमाग काम नहीं कर पाता, प्रेशर ज़्यादा ले लेते, और उसी प्रेशर के चक्कर में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाती है, हल्के फुल्के प्रश्न होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, है ना। और देखो, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ऐसा थोड़ी है कि स्पेशली आपके लिए टफ है। सभी के लिए पेपर टफ है। तो पेपर जो टफ है, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता, तो फिर तो ऐसे प्रश्न छोड़ ही देने। देखो, तुक्का लगाने की भी एक विधि होती है, ऐसा नहीं कि तुक्का हर हर प्रश्न पे लगा रहे। चारों आंसर का कुछ अता पता ही नहीं है, और फिर भी आप उसमें जबरदस्ती है ना सी बी मारते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करके आइए। जैसे कई बार होता है ना कि यार मैंने नेग्लेक्ट तो कर दिए, दो आंसर नेग्लेक्ट कर दिए, बाकी दो में कंफ्यूजन हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके आंसर सही होने के चांसेस कितने हैं? 50% है कि नहीं, कि या तो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादा चांस क्या है सही होने की भी। पर अगर ऑप्शन ऐसे है कि चारों की चारों नहीं पता, तो फिर तो छेड़ना भी नहीं। ऐसे प्रश्न आपको छोड़ने होंगे जिसका कोई आइडिया नहीं है ना, और जिसका आइडिया आ रहा है, थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न जरूर सॉल्व करके आना। और आजकल जनरली ना वो पेपर भी ऐसे सेट कर रहा है कि आप आइडिया लगाएं, दिमाग लगाएं, है ना, आप कुछ कनेक्शन निकालो, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे नहीं आएगा कि सीधे सीधे आपको पता होगी हर चीज। ठीक, तो कोशिश करना आराम से आज। हाँ, आज बहुत ज्यादा ऐसे मत करना, तबाही मत कर देना, आज ही पढ़ेंगे, है ना। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है ना, कि चलो एक रात में पढ़ो और 33% लाओ और पास हो जाएंगे, नहीं। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है भाई, ये है कंपटीशन। और कंपटीशन के लिए लास्ट के दिन बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। आपकी जो असली तैयारी थी वो होगी 1 साल तक या 6 महीने या 2 साल तक जो होनी थी होगी। ठीक। अब उसके बाद क्या, आज का दिन बड़ा रिलैक्स वाला दिन है। कल सुबह आराम से उठना, कोई हड़बड़ी नहीं, ये कि नहीं कि आज सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, तो आज उठ के तो कोई फायदा है भी नहीं, है ना। कोई फायदा है? या तो आप पिछले 1 साल से 4 बजे उठ रहे होते तो उससे फायदा होता। आज उठने से क्या होगा, सुबह सरदर्द और हो जाएगा। पेपर बहुत देर में, 11 बजे से पेपर है कि नहीं है। तब तक समझ रहे हैं आप, 4 बजे उठ के तो तब तक दिमाग की क्या ऐसी कम तैसी हो जाएगी। इसलिए आराम से उठना, है ना। हो सकता है आप सोचे मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा आराम से 8-8:30 बजे उठना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कम से कम 2 घंटे बाद जब पेपर दोगे ना, तो आपका माइंड एकदम बिल्कुल रिफ्रेश रहेगा, एकदम फ्रेश माइंड रहेगा, है ना। फिर नींद भी नहीं आएगी एकदम से। अब 4 बजे उठ जाओगे तो 11 बजे तक तो समझ लो 6-7 घंटे हो जाएंगे, तो तब तक आदमी का फिर से सोने का समय आ जाता है ना। ठीक है, तो कोशिश करना आराम से उठिए, अलार्म वगैरह आराम से 8 बजे। हाँ, अगर ये कि अगर सेंटर दूर है, ये नहीं कि ये नहीं कि, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि सेंटर है आपका 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर, है ना, या 20 किलोमीटर दूर, तो तब तो टाइमली उठना पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है आपका सेंटर ठीक है, 10 किलोमीटर की रेंज में, और आराम से अगर 7 बजे भी उठोगे, 8 बजे भी उठोगे, तो 1 घंटे के अंदर आप अपने सेंटर में पहुंच जाओगे।
ठीक है, तब तो कोई नहीं, तब 7-8 बजे। हाँ बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके हिसाब से अपना टाइम सेट कर देना, और कोशिश ये करना कि टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, बारिश का टाइम है, कई सारी दिक्कतें हैं, रोड की प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा कोशिश करना कि 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना सेंटर में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी आराम से दीजिए, कोई बात नहीं, यही थोड़ा है, उसके बाद अगला पेपर भी तो है, रिलैक्स होके देना है पेपर। ठीक है, जितना रिलैक्स होके दोगे तो गारंटी लें 2-4 प्रश्न और ज़्यादा सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलो आज का पेपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो देखो पहला प्रश्न है, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो बताओ भाई। ये अभी हम आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है ये क्लास में कर ही रहे थे, है ना, और उसमें हमने ये वाला भी देखा था कि कुमाऊं में जब धान की रोपाई होती है तो उस टाइम पे स्पेशल प्रकार का नृत्य गीत गाए जाते हैं, और उन्हीं गीतों को क्या कहा जाता है? हुड़किया बॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुड़किया बॉल कहा जाता है। हुड़किया जो बॉल होता है, जो हुड़किया है, वो कुमाऊं का क्या है? एक फेमस वाद्य यंत्र है। ठीक है, हुड़किया एक तरह जैसे डमरू होता है ना, लगभग उसी आकार का होता है। इसके बीच वाले पार्ट से, ठीक है, बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और एक हाथ से उस पर क्या दी जाती है? थाप दी जाती है। तो जनरली ये एक ही हाथ से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, एक ही हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में कृषि करना बड़ा टफ कार्य होता है नहीं होता है, तो इसीलिए पहले से परंपरा चलती हुई आ रही है कि अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी भी होगा, सब लोग मिलके करेंगे तो मनोरंजन भी होगा, है ना, और मनोरंजन के साथ काम का कोई पता नहीं चलता है। ठीक, तो इसीलिए जब धान, क्योंकि देखो धान की रोपाई क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे टफ होती है धान की खेती करना, है ना, आपको रोपाई करनी पड़ती है, बीज निकालना पड़ता है, फिर उसको रोपना पड़ता है, बहुत सारे कई सारे प्रोसीजर होते हैं। इतना टफ जो है वो गेहूं की खेती नहीं होती, या और खेतियां इतनी टफ नहीं होती जितने किसकी होती है? धान की खेती होती है। तो इसलिए धान की खेती के समय पे क्या किया जाता है? रोपाई के समय पर कृषि कार्य करते समय हुड़किया बोल गीत गाए जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति हुड़का बजाएगा और साथ में क्या करता है? गीत गाता है, और जितने भी रोपाई करने वाली महिलाएं पुरुष होंगे वो क्या करते हैं? उनके साथ गीत गाते हैं। ऐसे में गीत गाते गाते क्या हो जाता है? काम भी फटाफट हो जाता है और काम का भी पता नहीं चलता है ना। चलिए, तो ये हुड़किया बोल गीत था। इसके अलावा बात करें झोड़ा, ठीक है, झोड़ा भी आपने सुना हो। झोड़ा जो गीत होते हैं ये भी कहाँ पे गाए जाते हैं? तो ये भी आपके कुमाऊं में गाए जाते हैं। झोड़ा गीत भी कहाँ पे गाए जाते हैं? कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य गीत है। कैसा है? सामूहिक नृत्य गीत है। ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगे? सभी लोग समूह में क्या करेंगे? गीत भी गाएंगे और नृत्य भी करेंगे। ठीक, स्पेशली जो झोड़ा गीत होते हैं ये आपके माघ के महीने गाए जाते हैं। ठीक, चलिए जी। इसके अलावा भगनौल की बात करें तो भगनौल एक प्रकार का क्या है? प्रेम प्रधान गीत है, और इसी को क्या बोला जाता है? अनुभूति प्रधान। कैसा होता है? अनुभूति प्रधान प्रेम गीत है। अनुभूति, अनुभूति प्रधान, ठीक है, ये गीत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे गीत गाते समय इसको क्या किया जाता है? बिल्कुल फील के साथ किया जाता है। ठीक, तो भगनौल भी आपका कहाँ पे होता है? भगनौल भी आपका जो है ये भी आपका कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रकार का अनुभूति प्रधान या प्रेम गीत है। इसके अलावा देखो न्योली की बात करें तो जो न्योली होते हैं ये वनों में गाया जाने वाला क्या है? गीत है। वनों में गाया जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? न्योली कहा जाता है। तो यानी कि न्योली एक प्रकार का क्या हो गया? आपका वन गीत हो गया। कैसा गीत हो गया? वन गीत हो गया। न्योली कैसा हो गया? वन गीत हो गया। इसके अलावा देखो कुमाऊं की बात चल रही है तो कुमाऊं में एक और गीत होता है जिसको बोला जाता है छपेली। क्या बोलते हैं? छपेली गीत। ठीक है, तो छपेली गीत भी कहाँ पे गाए जाते हैं? कुमाऊं में गाए जाते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में। इसके अलावा कुमाऊं में ही एक प्रकार का एक और गीत होता है जिसको बोलते हैं चांचरी गीत। क्या कहा जाता है? चांचरी। और जो चांचरी गीत होता है ये मुख्यतः जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जैसे आपका बागेश्वर वाला इलाका, या बागेश्वर से थोड़ा इधर आ जाएंगे आप चमोली में जो ग्वालदम वाला इलाका है, उस क्षेत्र में जो है चांचरी गीत गाए जाते हैं। और चांचरी गीत जो मुख्यतः होते हैं ये आपके उत्तरायणी के अवसर पे, उत्तरायणी मेला आपने सुना होगा, बागेश्वर में एक फेमस मेला होता है, तो उसी मेले में क्या किया जाता है? चांचरी गीतों को गाया जाता है। वैसे भी गाएंगे लेकिन उत्तरायणी के अवसर पे ज्यादा गाया जाता है।
क्लियर है इतनी बात? चलो, इसके अलावा आपने एक और सुना होगा कुमाऊं में ही, जिसको बोला जाता है बैर गीत। क्या कहा जाता है? बैर गीत। और जो बैर गीत है कुमाऊं का कैसा गीत है? कैसा गीत बताया था आपको? कुमाऊं का कैसा गीत है? हाँ, एक तर्क प्रधान गीत है। कैसा है? तर्क प्रधान गीत है। इसमें क्या किया जाता है कि दो समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दो समूहों के बीच क्या होता है? कंपटीशन होता है, जैसे अंतराक्षरी होता है ना। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? तुकबंदी करते हैं। ठीक, यहाँ से किसी ने कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, गीत के माध्यम से, और लास्ट में कोई ना कोई एक पार्टी जीती जाती है, कोई एक व्यक्ति जीत जाता है। जो व्यक्ति जीत जाता है उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या बोला था? उसी व्यक्ति को कहा जाता है बैरिया। क्या कहा जाता है? बैरिया कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की? किसने? ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, तो ज्योतिराम कांडपाल ने अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? देघाट। वहीं पे उद्योग मंदिर की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ज्योतिराम कांडपाल जो थे वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, इसलिए गांधी जी को प्रॉपर फॉलो करते थे। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल के बारे में कई बार मैं और भी बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। जैसे क्या बताया था कि ज्योतिराम कांडपाल, जब हमारे देश में नमक सत्याग्रह हुआ था, या उसी को क्या बोलते हैं, दांडी मार्च यात्रा हुई थी, उसी दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से शामिल होने वाले 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये भी थे, है ना। 3 व्यक्ति कौन थे? एक ज्योतिराम कांडपाल, एक कौन थे? भैरव दत्त जोशी, और तीसरे कौन थे? वीर खड़क बहादुर। 3 लोग थे जो कहाँ शामिल हुए थे? दांडी मार्च यात्रा में शामिल हुए थे। उसके अलावा अगर बात करें कि जो ज्योतिराम कांडपाल गुजरात का जो धरासणा था, ठीक है, धरासणा के नमक डिपो में जो वहां पे आंदोलन हो रहा था या हड़ताल हो रहा था, किसके नेतृत्व में हो रहा था? सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हो रहा था। तो उस आंदोलन में ये एकमात्र व्यक्ति थे जो वहां पे क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है, तो धरासणा नमक डिपो पर धरना देने वाले या हड़ताल करने वाले उत्तराखंड से कौन से व्यक्ति थे? ज्योतिराम कांडपाल थे। ठीक है, अब गांधी जी ने ज्योतिराम कांडपाल को बोला भाई एक आश्रम बनाओ। अब आश्रम का ये मतलब नहीं कि वहां पे पता नहीं क्या होगा, कुछ और ही होगा, या क्या बोलते हैं, देवी देवताओं से संबंधित, ऐसा आश्रम नहीं। कैसा आश्रम? ये आश्रम होगा जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा। यानी कल के दिन अगर स्वतंत्रता के लिए हमें कोई नीति बनानी है, ठीक है, या हमें क्या करना है, मीटिंग करना है कुमाऊं क्षेत्र में, तो भाई एक स्थान चाहिए ना। ठीक है, जहां पे लोग क्या करें, जो भी हमारे क्या है उस टाइम के आंदोलनकारी हैं, वहां पे इकट्ठा हो, आगे की नीति बनाए, रणनीति बनाए कि आगे क्या करेंगे। तो इसलिए वहां पे एक आश्रम बनाया गया देघाट में। इसके अलावा लोगों को लगातार क्या किया जाता था? मोटिवेट किया जाता था आत्मनिर्भरता के लिए, कि आप कपड़े खुद बनाओ। ठीक है, इसलिए चरखा लगाया जाता था हर जगह, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज की जाती थी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या दे? गति दे। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या था आपका? उद्योग मंदिर आश्रम। ठीक, बाकी जयानंद भारती, जयानंद भारती के बारे में आप जानते हैं, कौन थे जयानंद भारती? डोला पाल की आंदोलन से संबंधित है ना। ठीक, उसके अलावा बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे एक इंपॉर्टेंट आदमी है ये भी, है ना। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के बारे में, बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक अखबार निकाला था 1918 में। उससे पहले 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार से संबंधित। अब भूल पाओगे? बताओ, इतनी बार डिस्कस हो गया, भूल पाओगे कभी? कभी नहीं भूल पाओगे ना। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिस सेट का फायदा। ठीक, तो बद्रीदत्त पांडे, बाकी जो भी और चीजें होती जैसे कुमार जो कुली बेगार आंदोलन थे, कुली बेगार आंदोलन को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। ठीक है, बाकी शांतिलाल चतुर्वेदी चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इनमें से बताने कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले, उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2002 में हुई। ठीक है, उत्तराखंड में जैविक क्या है, उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2000, इसको क्या हो गया, अच्छा ठीक, ठीक, तो कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है। अब जैविक उत्पाद परिषद क्यों बनाया गया होगा? इसका काम क्या होगा? जैविक उत्पाद परिषद, जैविक उत्पाद परिषद। ठीक है, तो देखो ये परिषद या ये बोर्ड इसलिए बनाया गया ताकि राज्य में जैविक खेती हो। ठीक है, जैविक खेती को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए, है ना।
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित किया गया, तो ये बात गलत है। सी। आगे क्या है, आगे कहाँ है, इधर, चलो इधर है। तो देखो बी वाला ही इसका गलत हो गया ना, यही था वो प्रश्न। मंझखाली के उत्कृष्टता केंद्र को, सी और डी है कहीं, अच्छा ये है। मंझखाली के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया है, बिल्कुल ठीक है। और जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से देहरादून स्थित यूनेस्को वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, ठीक। चलो, प्रदेश के दुर्गम स्थानों में वनीकरण करने और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई। तो कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये योजना शुरू की गई इको टास्क फोर्स, ठीक है। इको टास्क फोर्स यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार देने के लिए। अब वैसे भी राज्य में क्या है, एक इको टास्क फोर्स की जरूरत है ही, जो वनों की प्रॉपर क्या करे, सिक्योरिटी करे, है ना, ठीक। तो इसीलिए साथ में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से भी इस फोर्स का क्या किया गया है, गठन किया गया है, इको टास्क फोर्स, ठीक। चलो जी, अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, बताओ कौन थे, कौन थे, एस एच राजा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ, पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताओ किस जिले में स्थित है। पूर्णागिरी जो है वो चंपावत में स्थित है, कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। तो पूर्णागिरी जो तीर्थ है वो आपके चंपावत में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा पूर्णागिरी तीर्थ की बात करें तो पूर्णागिरी तीर्थ जिस पर्वत शिखर पर है उस पर्वत शिखर का नाम है अन्नपूर्णा शिखर। कौन सा है, अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। कौन से शिखर पर स्थित है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एक मेला भी लगता है, और वो मेला कौन सा, चैत्र नवरात्र मेला, ठीक है। कब लगता है यहाँ पे, चैत्र के महीने, चैत्र नवरात्र मेला लगता है, ठीक है, चैत्र नवरात्र मेला हो जाएगा। तो अन्नपूर्णा शिखर और दूसरा चैत्र नवरात्र मेला। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये देवी के 108, भारत में कितने 108 शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मां सती है, सती का कौन सा भाग गिरा था, नाभि वाला भाग गिरा था, ठीक है, ये नाभि गिरी थी यहाँ पे, ठीक। आपने सुना होगा ना कि जब दक्ष ने शिव का अपमान किया था, भगवान शिव का, तो माता सती ने खुद को क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, अग्निकुंड में समाहित कर दिया था। तो फिर भगवान शिव आपको पता ही है फिर रौद्र रूप में आ गए, और जब रौद्र रूप में आ गए तो इन्होंने इनका शरीर उठा करके पूरे ऐसे ले जा रहे थे सब जगह, है ना। और जब ऐसे ले जा रहे थे तो इनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह गिरे, और जहां अलग अलग हिस्से गिरे शरीर के, वही हिस्से या वही क्षेत्र या वही तीर्थ आपके क्या कहलाए, शक्तिपीठ कहलाए, है ना। तो यही है आपके 108 शक्तिपीठ, और 108 शक्तिपीठों में से एक पीठ कौन सा है आपका, कौन सा है, पूर्णागिरी है। और इस पूर्णागिरी में मां सती का कौन सा भाग गिरा था, नाभि वाला भाग गिरा था, ठीक है। चलो तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो चंपावत में ही एक और मंदिर है, बालेश्वर मंदिर, सुना है आपने, ठीक है। तो चंपावत में एक और मंदिर है, ये भी फेमस है, बालेश्वर मंदिर भी याद रखोगे। चंपावत, चंपावत में कौन सा रखोगे, बालेश्वर मंदिर याद रखोगे। इसके अलावा देखो अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कौन कौन से मंदिर है बताओ। एक है आपका कौन सा, गढ़जिया देवी का मंदिर है, गढ़जिया देवी, अरे है या नहीं गढ़जिया देवी का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो आपका कटारमल सूर्य मंदिर है, ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर हो जाएगा, द्वाराहाट मंदिर समूह हो जाएगा, जागेश्वर मंदिर समूह हो जाएगा, ये सब कहाँ है आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। चलो ठीक, अब इसके अलावा बाकी अगला प्रश्न आ जाओ।
निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों से संबंधित है, बताओ। ठीक है, तालेश्वर से संबंधित कौन सा है आपका, पौरव वंश। ठीक है, लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, 6वीं से लेकर के ऐसा माना जाता है 8वीं शताब्दी के बीच में पौरव वंश के राजाओं ने क्या किया था, राज किया था। और उस टाइम पे इस राज्य को एक नाम से जाना जाता था जिसको क्या बोलते थे, ब्रह्मपुर राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर राज्य कहा जाता है। कहीं कहीं इसी राज्य को जो है पर्वताकार राज्य के रूप में भी जाना जाता है, पर्वताकार राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये कहां से प्राप्त हुआ, तो तालेश्वर ताम्रपत्र आपका प्राप्त हुआ कहां से, अल्मोड़ा से। कहां से प्राप्त हुआ, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो जी, तो कहां से प्राप्त हुआ, अल्मोड़ा। अब जो हमें इन ताम्रपत्रों से जानकारी मिलती है कि जो आपका ब्रह्मपुर राज्य हुआ करता था वो आपका गंगा नदी से करनाली नदी तक, कहां तक, गंगा नदी से लेकर के, ठीक है, आपका करनाली नदी, पूर्व में करनाली नदी तक आपका ये राज्य फैला हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं ताम्रपत्रों से या इसी ताम्रपत्रों से, जो अलग अलग ताम्रपत्र हैं, यहां से हमें इनके 5 राजाओं के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, अब ये 5 राजा कौन कौन थे, तो एक था आपका कौन सा, विष्णुवर्मन फर्स्ट। कौन था, विष्णुवर्मन फर्स्ट, विष्णुवर्मन फर्स्ट, और यही विष्णुवर्मन फर्स्ट इसका फाउंडर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा था वृषवर्मन, दूसरा कौन सा था, वृषवर्मन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वृषवर्मन। वृषवर्मन के बाद अग्निवर्मन, अग्निवर्मन हो जाएगा। अग्निवर्मन के बाद द्युतिवर्मन, और द्युतिवर्मन के बाद फिर से आपका विष्णुवर्मन, कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक, तो इन 5 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्लियर इतनी बात, चलो जी, तो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भगीरथी नदी का संगम है, बताओ भाई। ये तो आप कर चुके कई बार, बताओ है कौन सा है। तो देखो ये भैरव घाटी, ठीक है, भैरव घाटी नामक स्थान पे जाड़ गंगा एवं भगीरथी नदी का क्या होता है, संगम होता है। भगीरथी नदी के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे भगीरथी नदी कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, और भगीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। कितनी है, 205 किलोमीटर। और यह हमारे राज्य की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी हो जाएगी। ठीक, जब ये गोमुख से आगे बढ़ती है तो इधर आपका एक रुद्रगेरा ग्लेशियर पड़ता है, और इसी रुद्रगेरा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, रुद्र गंगा निकलती है। ठीक है, आगे जब हम इधर से आ जाएंगे तो इधर एक ताल पड़ता है जिसका नाम क्या है, केदार ताल, और इसी केदार ताल से कौन सी नदी निकलती है, केदार गंगा निकलती है। और ये केदार गंगा जो है जिस स्थान पे भगीरथी के साथ मिल जाती है उसी स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है क्या, बताओ। यही तो है गंगोत्री, गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम जो है केदार गंगा और भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यहां से जब नदी आगे बढ़ती है तो फिर इधर आपका, इधर से कौन सी नदी आती है, यहां से आती है आपकी जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा आती है इधर। ठीक, और जाड़ गंगा जब आएगी तो इधर आपकी भैरव घाटी में मिल जाएगी। उसके बाद देखो इधर आपकी, इधर से एक और नदी आती है और इस नदी का नाम है खीर गंगा। तो आजकल चर्चाओं में तो खीर गंगा आपको याद रखना है अच्छे से, हाँ। ठीक है, खीर गंगा क्यों चर्चाओं में है, हाँ, क्योंकि आपदा आई कि अभी जो हरसिल में, ठीक है, धराली में जो अभी आपदा आई वो इसी खीर गंगा में आई थी। तो ये जहाँ पे मिल जाती है भगीरथी के साथ, जहाँ पे मिल जाएगी उसी स्थान का नाम क्या है, धराली। तो धराली में किन 2 नदियों का संगम होता है, खीर गंगा, और दूसरी कौन सी नदी है, भगीरथी नदी। ठीक है, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद इधर आपका हरसिल आ जाता है, और हरसिल में जो नदी मिलती है उसका नाम क्या है, ककोरा गाड़। क्या है, ककोरा गाड़। या आपकी कौन सी नदी, जलंधरी या जलंधर है, जलंधरी नदी है ना, कौन सी नदी है, जलंधरी। ठीक, इसी को ककोरा गाड़ या जलंधरी नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इधर से आपकी सिया गंगा आती है, फिर इधर से अस्सी गंगा आती है। ठीक है, सिया गंगा। ठीक, इधर से कौन सी हो जाएगी, अस्सी गंगा हो जाएगी। इधर से प्रतापनगर से कौन सी नदी आती है, जलंकुर नदी आती है। फिर इधर से कौन सी आती है, भिलंगना आती है।
तो ये इसकी क्या है, सहायक नदी है, किसकी, भागीरथी की। कौन कौन सी है, रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़गंगा, ककोरा घाट, या आपकी खीर गंगा, सिया गंगा, असी गंगा, जलंकुर और आपका विलंगना हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, भगीरथी की सहायक नदियां हो जाएगी। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिलाएं की संख्या कितनी थी। तो जो हमारी प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी, महिलाएं कितनी थी, 4 महिलाएं थी। कितनी थी, 4 महिलाएं। सबसे पहले देखो, अब क्योंकि महिला वाला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पहला आ रखा है, एग्जाम में हो सकता है आपके पास दूसरा आ जाए, पांचवा आ जाए, अंतरिम आ जाए, है ना। तो जो हमारी अंतरिम विधानसभा थी, कौन सी वाली, अंतरिम जो विधानसभा थी, अंतरिम विधानसभा मतलब जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सदस्य थे, जो बाद में उत्तराखंड विधानसभा के ही क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। 30 विधायकों से मिलकर उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी थी ना, अंतरिम विधानसभा बनी थी। तो उन अंतरिम विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 2 महिलाएं थी। उसके बाद 2002 में जब हमारे उत्तराखंड के पहले चुनाव हुए, या पहली विधानसभा के लिए जब चुनाव हुए, तो उस चुनाव में कितनी महिलाएं चुन के आई, 4। जब दूसरा चुनाव हुआ, तो दूसरे चुनाव में भी कितनी आई, 4। फिर उसके बाद तीसरे चुनाव में कितनी आई, 5 आई। फिर उसके बाद चौथा चुनाव हुआ, चौथा चुनाव में कितनी आई, तो यहां भी 5 ही आई। ठीक है, और अगला जो 5वां चुनाव था, इस 5वें चुनाव में कितनी महिलाएं चुन के आई, 8 महिलाएं चुन के आई, 8 महिलाएं चुन के आई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 5वीं विधानसभा की एक और खास बात है, मेला से जुड़ी है, कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, रितु खंडूड़ी। ठीक है, तो हमारे राज्य की पहली जो स्पीकर बनी है, यानी विधानसभा अध्यक्ष, उनका नाम क्या था, था नहीं, है अभी भी। ठीक है, रितु खंडूड़ी, उनका नाम क्या है, रितु खंडूड़ी है। ठीक है, उनका नाम क्या है, रितु खंडूड़ी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये है आपके पास, देखो, कथन 1 और कथन 2, कथन भी दे रखा है, कारण भी दे रखा है, तो हमें ये बताना है क्या कथन का कारण सही है या नहीं है। पहला कथन है हमारे पास, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के, क्या लिखा है, किनारे है। हाँ, जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। क्या ये बात सही है ना। श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है, कस्बा मतलब शहर है, जो अलकनंदा नदी के किनारे है। क्या ये कथन सही है, अरे बताओ कथन सही है नहीं, तो बिल्कुल सही है भाई, पर्वतीय कस्बा ही तो है। और श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है, अलकनंदा। हमने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी पढ़ी थी, अलकनंदा नदी पर, है ना। ठीक है, तो यानी कि पहला कथन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले कथन में। अब दूसरा कथन देखते हैं, तो दूसरा कथन ये लिखा हुआ है, यानी कि कारण बता रहा है कि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, दूसरी वाली बात जो है, अभी कारण छोड़ो, दूसरी बात सही है? हाँ, एक मात्र नहीं है, द्विमात्र है। हाँ है, बताओ क्या दूसरा कथन सही है, कारण छोड़ो पहले, अभी केवल कथन बताओ, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है ना। ये हमारे राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय एचएनवी है, बाकी तो सारे स्टेट यूनिवर्सिटी या आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, सरकार की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं आप, हाँ ठीक है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, पहले तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो, क्या इसका मतलब इसका ज्यादा बढ़ गया, वहां की डिग्री और खतरनाक होगी। हाँ, क्या है इसका मतलब, हाँ, अब इसके बाद इसका जो भी कार्य वगैरह, खर्चा वगैरह सब कौन उठाएगा, केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार फंड करेगी पूरी तरीके से। ठीक है, ये होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब। ठीक है, चलो जी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है, इसी का नाम है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, है ना, जिसे हम ब्रैकेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं। ठीक, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या पहली वाली बात का कारण है वो कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा इसलिए है
क्योंकि श्रीनगर में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। लग रहा है लॉजिक, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? तो देखो, कथन और कारण वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करने, ये बात समझो, ठीक है? कि क्या जो पहला वाला कथन था उसका कारण लग रहा है आपको ये, इसलिए ऐसा हो सकता है ना? पर्वतीय कस्बा तो पता नहीं कब से बन गया होगा, है ना? यूनिवर्सिटी तो अब बन रही है। इसकी जगह पे अगर ये होता, मान लो, देखो, अगर मान लो वहां पे ये होता कि कारण अगर मुझे सही निकालना था, तो मैं ऐसे बोल सकता था, क्योंकि श्रीनगर एक हिमालयी क्षेत्र है, तब सही हो जाता, कारण तब सही हो जाता ना, होता नहीं होता तब, क्योंकि या ये क्या है आपका, एक हिमालयी क्षेत्र है। अब हिमालयी क्षेत्र है तो इसलिए हिमालय में बसा हुआ एक पर्वतीय कस्बा है, तो तब कारण सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कारण गलत है, लेकिन कथन तो दोनों क्या है, सही हैं। तो ऐसा है जहां पे लिखा हो कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है कहीं पर ऐसा? तो बिल्कुल है। कौन सा वाला ऑप्शन है? ए और बी सही है, तो बिल्कुल सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो। कई बार क्या होता है ना कि हमें ये लगता है कि कारण सही नहीं लग रहा, तो हम ये करते हैं कि ए वाला सही है लेकिन आर गलत है। ऐसा नहीं, ठीक है? कथन भी देखना आप, कथन ठीक है लेकिन कारण नहीं लग रहा उसका। अगर कारण नहीं लग रहा है तो तब सही स्पष्टीकरण नहीं होगा, अगर कारण लग रहा है तो तब सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो बताओ, गले में जो आभूषण धारण नहीं किया जाता है उस आभूषण का नाम क्या है? बताओ, उस आभूषण का नाम क्या है जो गले में धारण नहीं किया जाता है? कौन सा है? तुग्यल है। ठीक है, कौन सा है? तो तुग्यल है। तो तुग्यल एक आभूषण है जो गले में धारण नहीं किया जाता है, और कहाँ धारण किया जाता है? कहाँ किया जाता है फिर? गले में नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो करते होंगे ना। हाँ, तो कहाँ करते हैं बताओ? पता नहीं, है ना? तुग्यल करते हैं कान में, तो एक कान में धारण किया जाने वाला क्या है? एक आभूषण। हाँ, कान। ठीक है, अब कान में धारण किए जाने वाले हमारे पास कई लोक आभूषण हैं, जैसे क्या क्या? बताओ बताओ, क्या क्या है जैसे? हैं? अरे कुंडल इतने आसान मत बोलो ना, कुंडल से जब पूछे हो, है ना? ये झुमके, झुमके भी आसान हो गया ना, है ना? हाँ, मुर्खी। ठीक है, मुर्खी, हाँ ठीक, एक मुर्खी हो गया, एक आपका बुजनी हो गया, बुजनी। ठीक है, इसके अलावा उतरौले, एक हो जाता आपका उतरौले, एक हो जाता आपका जल कंछव, एक आपका कौन सा हो जाता है? जल कंछव हो जाता है। उसके अलावा एक होता है आपका झुपझुपी। ठीक है, क्या होता है? झुपझुपी। ठीक, तो कान में पहने जाने वाले हमारे क्या हैं? कुछ प्रमुख आभूषण है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलो, इसके अलावा एक और लिख सकते हैं आप, गोरख, एक गोरख भी है। ठीक है, गोरख, तो कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। ठीक है, चलो जी। बाकी देखो, गुलबंद आप जानते हैं, है ना? गले में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है, और इसके बारे में मैंने कुछ और बताया था, कुछ कुमाऊं में कहीं कहीं इसको कुछ और भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? रामनवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामनवमी कहते हैं कहीं कहीं, हाँ, सब जगह नहीं। ठीक, उसके अलावा तिलहरी भी आपका क्या है? गले में पहने जाने वाला आभूषण है, और मुख्य रूप से कौन पहनते हैं? हाँ, जो नेपाली महिलाएं होती हैं। ठीक है, नेपाली जो महिलाएं होती हैं ये इस आभूषण को क्या करती है? धारण करती है। हालांकि आजकल ये पूरा प्रचलन में आ रहा है ना, तिलहरी पूरा प्रचलन में आ रहा है, लगभग हर महिलाएं इसको आजकल धारण कर रही है। बाकी लॉकेट भी गले में ही पहना जाता है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद गले में पहने जाने वाला एक और आभूषण लिखो, जैसे झुपिया। देखो, अगर झुपझुपी आए तो झुपझुपी कहाँ है? कान में। अगर झुपिया आए तो झुपिया कहाँ हो जाएगा? गले में हो जाएगा। ठीक है, गले में पहने जाने वाला एक और आभूषण है जिसका नाम क्या है? चरियो। ठीक है, कौन सा आभूषण है? चरियो। तो गले में पहने जाने वाला एक और आभूषण है, इस आभूषण का नाम क्या है? चरियो हो जाएगा। ठीक है, तो चरियो, झुपिया, गलबंद, तिलहरी, लॉकेट, ये सारे गले में पहने जाने वाले आभूषण है। और छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए क्या आ जाता है? हंसुली आ जाता है। ठीक है, सुना है आपने हंसुली? ठीक है, चलो। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें, पादरी रेवरेंड बडन ने मिशनरी गतिविधियां कहां प्रारंभ की थी? तो ये नैनीताल में प्रारंभ की थी। ठीक है, अब मिशनरी गतिविधियां
होती क्या है बताओ? मिशनरी गतिविधियों का मतलब क्या हुआ? मिशनरी गतिविधियों का मतलब क्या हुआ? मिशनरी मतलब मिशन शब्द से आया हुआ। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पर्पज से, है ना, जब किसी टीम को कहीं और भेज देते हैं किसी मिशन पे, तो वही तो मिशनरी हो गया एक तरीके से, है ना। अब अंग्रेज जब यहाँ पे मिशनरियों को भेजते थे तो क्यों भेजते थे? अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, मिशनरियों को भेजा जाता था। जब हम भारत के गुलाम, भारत के नहीं रहे, अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना, ठीक है, जब हम अंग्रेजों के, यानी कि जब भारत अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, ठीक, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात, देखो अगर आपको यहाँ राज करना है तो आपको अपने धर्म को भी और आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग धार्मिक मान्यताओं में क्या करते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं। अब धीरे धीरे अगर इंडिया के कल्चर को अगर समाप्त करना है तो अंग्रेज अपना कल्चर यहाँ लाएंगे, तभी तो यहाँ का कल्चर खराब होगा, होगा नहीं होगा, है ना। तो अब कल्चर, अगर अपना कल्चर प्रमोट करना है तो किसको बुलाएंगे? कल्चरल लोगों को। वहां के कल्चरल लोगों ने पादरी, पादरी लोग, और जैसे हमारे क्या होते हैं पंडित, या और क्या होते हैं बड़े बड़े जो संत होते हैं, ठीक है, ऐसे वहां पे क्या होते हैं, पादरी लोग होते हैं जो धर्म का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन पादरियों को यहाँ भेजना स्टार्ट कर दिया कि अपने धर्म के बारे में बताओ और दूसरे धर्म की बुराई करो, बताते रहो, है ना। तो धीरे धीरे भारत में भी क्या होगा, कई लोग क्या होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा करते थे, और ऐसे नहीं भारत ही नहीं, ठीक है, लवा ये हर देश में भेजते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपना धर्म का ज्यादा प्रचार करते, प्रचार प्रसार, ठीक है। चलो, तो ये कहां पे किया, सबसे पहले नैनीताल में। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूड़ डुंगरा में मनाया जाने वाला एक कौथिग है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यही सलूड़ डुंगरा में एक देवता है जिनको बोला जाता है भूमियाल देवता का मंदिर प्रांगण, ठीक है, भूमियाल देवता, भूमियाल देवता, ठीक है, यानी कि भूमि के देवता, एक तरीके से क्षेत्रपाल भी जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण में जो है इस रम्माण उत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब रम्माण उत्सव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो रामायण के प्रसंग होते हैं, इसीलिए स्थानीय भाषा में धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए रामायण को ही क्या बोल दिया, रम्माण बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक अलग तरीके से उत्सव होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस मनोरंजन को या इस उत्सव को कैसे 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 करते, कैसे खेलते, मुखौटे लगा करके। और यहाँ पे जो मुखौटे होते हैं वो दो प्रकार के मुखौटे होते हैं। एक प्रकार के मुखौटों को कहा जाता है ध्यो पत्तर, क्या कहा जाता है, ध्यो पत्तर कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के जो मुखौटे होते हैं, इन मुखौटों को क्या कहा जाता है, खलियारी, क्या कहा जाता है, खलियारी, ठीक है, क्या कहा जाता है, खलियारी कहा जाता है। अब जो ध्यो पत्तर होते हैं, ये ध्यो पत्तर जो है वो देवी देवताओं से संबंधित मुखौटे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, देवी देवताओं के मुखौटे होते हैं, देवी देवताओं से संबंधित, ठीक है। तो यानी कि जब इन मुखौटों को पहना जाएगा ना तो देवता आएगा, है ना, या देवी आएगी, देवता आएंगे, ठीक। लेकिन जो खलियारी वाले क्या होते हैं, मुखौटे होते हैं, तो कई बार देखो साथ में, है ना, जब जब ये लोग नहीं नाच रहे तब लोग मनोरंजन करते हैं, है ना, तो बस वही वाली बात है। तो खलियारी, खलियारी मतलब खेलना, तो ये कैसे मुखौटे होते हैं, ये होते हैं मनोरंजन वाले मुखौटे होते हैं, कैसे होते हैं, मनोरंजन वाले मुखौटे होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो रामायण उत्सव होते हैं उसमें दो प्रकार के मुखौटे तैयार किए जाते हैं, दो प्रकार के मुखौटे होते हैं, एक ध्यो पत्तर देवी देवताओं से संबंधित और दूसरे होते हैं खिलियारी जो कि मनोरंजन से संबंधित होते हैं। ये रामायण उत्सव अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। और पहले ये बड़े लेवल पे क्या नहीं था, इसका प्रचार प्रसार नहीं था, है ना, लिमिटेड एरिया तक ही क्या था, ये सीमित था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि आज भी वही होगा क्या, पर लेकिन अब ज्यादा लोगों को जानकारी है। क्यों है, कैसे है, तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, लिपिबद्ध करना पड़ेगा। लिपिबद्ध का मतलब क्या है, लिखना पड़ेगा ना। देखो अगर किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करना है तो आपको उस चीज के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। अब वैसे भी ये वो वाला टाइम था, सोशल मीडिया वाला टाइम तो था नहीं, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। तो उस टाइम पे क्या किया, एक उसी घाटी के एक आदमी थे जिनका नाम क्या था उनका नाम कुशल सिंह भंडारी, उनका नाम क्या था, कुशल सिंह भंडारी। तो कुशल सिंह भंडारी ने इस उत्सव को, कुशल सिंह भंडारी ने इस उत्सव को क्या किया, पहली बार क्या किया, लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध का मतलब है पहली बार इसके बारे में लिखा इन्होंने,
और जब इसके बारे में लिखेंगे तो फिर और लोगों को क्या, जब और लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो और लोगों को क्या मिलेगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, जानकारी मिलेगी तो इसका क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा। तो जब ये बात धीरे धीरे कुशल सिंह भंडारी वगैरह जब धीरे धीरे प्रयास करते रहे तो इन्होंने क्या किया, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। और जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा तो इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया। यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 जब यूनेस्को की टीम यहाँ आई, उन्होंने देखा यार ये अलग ही मनोरंजन है, अलग ही प्रकार है, मेले उत्सव हजारों लाखों होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपने आप में क्या यूनिक है, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। क्या किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। और अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब, अरे अमूर्त का मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं है ना। अब स्वरूप थोड़ी है, अब जैसे मान लो आजकल रामायण चल रहा है, ठीक है, आजकल चल रहा है, आप देख रहे हैं लोगों को खेलते हुए, वही तो रामायण है, और कुछ अलग थोड़ा है कि ये चीज मूर्त में है। अब जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पता होगा कुछ रामायण रोमायण भी है, कुछ नहीं पता चलेगा ना, तो ये चीजें अमूर्त हो जाती। ठीक है, चलो, तो इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है रामायण उत्सव। अच्छा, यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट नहीं था, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य कीर्तन आदि आयोजन होते हैं, तो बिल्कुल ये होते हैं, है ना। ठीक है, तो यानी कि दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास कि टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड किस नदी के तट पे हुआ था। तो किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये था आपका यमुना नदी के तट पे। कहां पे हुआ था, यमुना नदी के तट पे। तिलाड़ी कांड आपको पता है रवाई घाटी में हुआ, कहां हुआ, रवाई घाटी में हुआ था। और कब हुआ था, 30 मई 1930 को आपका तिलाड़ी कांड हुआ था। कई बार बता चुका हूं कि जो टिहरी रियासत में नया वन आंदोलन आया, नया वन कानून आया था, उसके विरोध में था। जब लोग तिलाड़ी में इकट्ठा हुए तो उसी टाइम दीवान चक्रधर जुयाल ने क्या कर दिया था, लोगों पे गोली चला दी थी, जिससे कई लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, और इसी को तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसने, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी ने जो है चनौदा गांधी आश्रम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1937। अगला प्रश्न आ जाते हैं, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की। तो किसने की, तो इनमें से बताओ। मोहन उत्प्रेती ने 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की क्या करी, स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा देखो जो मोहन उत्प्रेती है कौन, वैसे एक रंगमंच निर्देशक, डायरेक्टर। ठीक है, बाकी लेखक भी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मोहन, आपने एक गाना सुना होगा, बेडू पाको, सुना है, बेडू पाको, आगे क्या है, बारामासा, है ना, बेडू पाको बारामासा, ये उत्तराखंड का एक बहुत ही ज्यादा फेमस गीत है कि नहीं, बेडू पाको बारामासा। ठीक, इसकी जो धुन थी वो मोहन उत्प्रेती ने ही बनाई थी। ठीक, चलिए, तो ये ध्यान रखना है। बाकी देखो अजय रावत के बारे में, अजय रावत की किताब है, कौन सी फेमस किताब है, क्या उस किताब का नाम है, कुमाऊं का इतिहास। हाँ, कौन सी किताब है जिसको बोलते हैं अजय रावत पढ़ना, बोलते हैं आप लोग अजय रावत पढ़ना, या किसी ने आपको सलाह भी दी होगी अजय रावत पढ़ना इतिहास के लिए, या इतिहास के लिए किताब चलती है अजय रावत की किताब। अब वो किताब का नाम थोड़ा ना अजय रावत की किताब, है ना, वो तो राइटर है। और उस किताब का नाम क्या है, जो अजय रावत की जिस किताब के बारे में बात करें उसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये याद रखना। हाँ, ठीक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास लिख दोगे आप इसको। चलो, अगला प्रश्न आ जाओ, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कीजिए भाई इसको। सबसे बड़ा जो हमारे राज्य में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से क्षेत्रफल के मामले में, तो देखो चमोली है, तो पहले नंबर पे चमोली आ गया, चमोली। उसके बाद कौन है, उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो,
और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार की है कि नहीं है? कहाँ की है? हरिद्वार की। जिस प्रकार चैस चौसानी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, वैसे ही कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है? तो चौसानी खाई है? चौसानी है खाई? हाँ, किस चीज की बनी होती है? काली दाल, उड़द की दाल। हाँ ठीक है, चौसानी। ठीक, चलो। ऐसे जैसे यहाँ पे चौसानी फेमस है, ऐसे कुमाऊं में कौन सा है? इसको बोलते हैं ठटवाणी। क्या बोलते हैं? ठटवाणी। ठटवाणी। कुमाऊं में क्या बोलते हैं? ठटवाणी फेमस है। जैसे गढ़वाल में चौसानी है, वैसे कुमाऊं में कौन सा है? ठटवाणी। ठीक, चलो। ऐसे कुमाऊं का एक और फेमस है सिंगल। एक प्रकार का क्या है ये भी, कई सारे जो मांगलिक अवसर होते हैं उन अवसरों पे सिंगल बनाया जाता है। एक शैया होता है, जैसे शुभकामनाओं का प्रतीक है, यात्रा करते समय शैया खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये कुमाऊं के क्या है कुछ प्रमुख आपके क्या है डिश है ना, व्यंजन है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था? बताओ किसने किया था? सबसे पहले प्रताप शाह ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की क्या की थी? शुरुआत करी थी। प्रताप शाह की बात करें तो प्रताप शाह ने ही अपने समय काल में पुलिस विभाग की भी स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? तो देखो इसने क्या क्या काम कराए। एक आपका पुलिस विभाग, उसके अलावा इसने एक प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई, उसका नाम क्या था? प्रताप प्रिंटिंग, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा इसी ने, ठीक है, टिहरी रियासत का ही पहला राजा था जिसने अपने नाम की शहर बसाने की प्रथा शुरू करी थी, है ना। तो कौन सा शहर बसाया था इसने? प्रतापनगर। ठीक, इसके अलावा अगर और इसके बारे में बात करें प्रताप शाह के बारे में, तो इसने 1873 में भूमि बंदोबस्त कराया था, 1873 में। और उस भूमि बंदोबस्त में इसने जिस विधि का प्रयोग किया था उसको बोला जाता है ज्यूला पैमाइश। क्या कहा जाता था? ज्यूला पैमाइश विधि, ज्यूला पैमाइश विधि। ठीक है, तो इसलिए ज्यूला पैमाइश बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा बात करें तो 1885 में 1885 में इसकी रानी का नाम क्या था? है, इसकी रानी कौन थी? प्रताप शाह की कौन थी? गुलेरिया, रानी गुलेरिया। उसी की सलाह पे कुछ बेकार वाले कर हुआ करते थे, जैसे खेण, विशाह, इसको समाप्त कर दिया। खेण हो गया, विशाह, खेण हो गया, विशाह हो गया। पाला जैसी जो कुप्रथाएं थी, इन कुप्रथाओं को क्या किया गया? समाप्त किया गया, इन करों को समाप्त किया गया। ठीक है, पाला जैसे आपका जैसे आपकी भैंस या गाय ब्याह गई, है ना, तो उसके बाद राजमहल को क्या पहुंचाना होता था? दूध, घी, दही पहुंचाना होता था। ठीक है, तो ये जबरदस्ती की प्रथा थी ना, ये क्या बात हुई? ठीक है, चलो जी। तो ये प्रताप शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद बात करें तो देखो बाकी जो ऑप्शन है, सुदर्शन शाह, 1815 में सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का राजा बनता है और फाउंडर भी था, और 18 कब तक? 59 तक। उसके बाद भवानी शाह दूसरा राजा था, और भवानी शाह कब बना? 1859 से लेकर के 71 तक। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? प्रताप शाह, 1871 से लेकर के कब तक? 1886 तक हो जाएगा। और उसके बाद कीर्ति शाह आपका कहां से कहां तक? 86 से लेकर के 1913 तक। हालांकि बीच में उसकी माँ भी राज करती है, गुलेरिया, कुछ टाइम तक। ठीक है, लेकिन 86 से 1913 आपका कीर्ति शाह हो जाएगा। कीर्ति शाह के बाद कौन बना? नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह के बाद लास्ट कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। डेकरास संबंधित है, तो डेकरास किससे संबंधित है? तो ये देवी देवताओं के क्ले मॉडल, क्ले मॉडल का मतलब है कि जैसे हम कई अवसरों पे क्या बनाते हैं? देवी देवताओं की मिट्टियों की मूर्तियां बनाते हैं, है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है? क्ले मॉडल कहा जाता है। ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट, मैच करिए इनको जरा। सबसे पहले हाट कालिका देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये गंगोली हाट में। तो एका दो है कहीं? हाँ है। बारही देवी कहाँ है? देवी धुरा, 2 का 3 है कहीं? तो देखो, अब देखो कैसे मिलान करना है। हाँ ठीक है, तो देखो 2 3 केवल यही दिख रहा है, तो भूल के भी ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते ना।
इतना आपने मैच कर दिया है। अब उसके बाद सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ है? धनौल्टी। सी का 4, सी का 4 है किसमें? अब इन्हीं दो में से देखना, सी का 4 केवल इसमें आ रहा है, बस यही सही हो गया, चौथा चेक करने की जरूरत भी नहीं। कई बार क्या होता है कि पहले वाले में ही हो जाता है काम, तीन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। ठीक, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो छिन्नमस्ता देवी का जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग काली मठ में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 42वां आ जाते हैं। कौन सा 42वां? चलो, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? बताओ। तो देवदार वृक्ष का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? वो है सेड्रस देवदारा। ठीक है, सेड्रस देवदारा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ देवदार हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ और जो पेड़ हमारे राज्य की जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक पेड़ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे हम राज्य फल भी बोल देते हैं, कौन सा है? राज्य फल बुरांस है। बुरांस पे कौन सा फल लगता है? आम है? नहीं, बुरांस में आम लगता है ना। है? ना आम लगता है, हम आम मानेंगे, है ना? हाँ, है ना? ठीक है, चलो। ठीक, तो देखो बात करें तो काफल हमारे राज्य का क्या है? राज्य फल है ना? और काफल का साइंटिफिक नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो काफल का जो साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। मायरिका, मायरिका एस्कुलेटा, एस्कुलेटा, मायरिका एस्कुलेटा किसका साइंटिफिक नाम है? काफल का। ठीक है, काफल का साइंटिफिक नाम है क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। उसके अलावा शाल की बात करें तो शाल का साइंटिफिक नाम है शोरिया रोबस्टा। क्या है? शोरिया रोबस्टा, रोबस्टा। ये किसका साइंटिफिक नाम है? साल। तो देहरादून में आपको चारों ओर साल मिल जाते हैं, तो साल भी एक इंपॉर्टेंट है। सांप नहीं, शाल। शाल नहीं पता आपको? देहरादून में जितने वृक्ष दिख रहे हैं ना आपको, आसपास देखे आपने, जो भी जंगल वाला एरिया है, तो साल के पेड़ तो होते हैं लंबे लंबे। ठीक, इसके अलावा बुरांस का साइंटिफिक नाम क्या होते हैं? है? क्या दोबारा बोला? रो। हाँ, आगे बोलो रो। रोडोडेंड्रॉन और अर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, अर्बोरियम, अर्बोरियम, ये है बुरांस का साइंटिफिक नाम, है ना? ठीक है, और बांज का साइंटिफिक नाम बताओ। वो नहीं लिखा है पीछे। हाँ, क्वर्कस है, क्वर्कस माइनस है, क्वर्कस माइनस। हाँ, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, बांज का साइंटिफिक नाम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, टाइकोफोरा। ये याद रखो भाई। हाँ, कम से कम ये 4-5 वृक्षों के साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी टपक सकता है इनमें से। ठीक है, लिख दिया आपने? चलो हटा दो इसको अब। है? अभी नहीं हटाना, रख के भी क्या फायदा है? क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक, चलो। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? बताओ कहाँ किया गया ट्यूलिप गार्डन? ये कुछ और ही आ गया ना। कौन सा? 90? हाँ, कहीं आप ही ना हो जाओ ये सब, है ना, अगर ऐसी बातें करी तो। है ना? हाँ, चल। तो उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन है? कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना पिथौरागढ़ के मुंशियारी में आपको ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा। अभी ट्यूलिप गार्डन क्या होता है? हाँ, ट्यूलिप फूल, है ना, फूल के जो बगीचे होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूलिप गार्डन। अलग अलग प्रकार के फूलों की प्रजातियां वहां पे लगाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्यूलिप गार्डन आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। इसके अलावा एक था आपका, कौन सी वाटिका थी? रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका। रामायण वाटिका व महाभारत वाटिका, ये कहाँ पे लगाए गए? कहाँ पे बनाए गए? हल्द्वानी में। कहाँ पे?
हल्द्वानी में। इसके अलावा एक आपका ऐसे था मॉस गार्डन। मॉस गार्डन कहां पर है बताओ कहाँ है। और हर्बल गार्डन, हाँ ये मैं कई बार बता चुका हूँ मॉस गार्डन। ये ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई सारे लोग, ठीक है, कि मॉस गार्डन कहाँ पर है। ठीक है, लास्ट किसी पेपर में बताया था। हर्बल गार्डन कहाँ है, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित, बताओ कहां पर है, तो ये माणा में। ठीक है, हाँ। और कैक्टस गार्डन, खटीमा कैक्टस, कैक्टस खटीमा में, देहरादून में, हाँ देहरादून जू में कैक्टस गार्डन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो जी, ये मास वही आएगा है ना, हाँ ठीक है, हाँ चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक, हाँ। मालूसाई, बताओ मालूसाई किससे संबंधित है, हाँ राजुलुई व मालूसाई, है ना, हाँ राजुली और मालूसाई की प्रेम कथा, यही है मालूसाई, इसी से संबंधित हो जाएगा। हुड़किया बोल गाथा है किससे संबंधित है, कृषि व खेती बाड़ी से संबंधित। अब देखो पहले मालूसाई आपने चेक किया, यार यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, एक आचार है कहीं, खत्म हो गया ना, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, टाइम बच गया। जहां आपका 5 मिनट लगना था पूरा पढ़ने में, फिर देखने में कौन सा मिल रहा है, 5 मिनट, अब ऐसा बचेगा समय। कितने मिनट में किया मैंने, 1 सेकेंड, इतना भी मत बोल रहे, है ना, 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड में आपका क्या हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। तो पेपर यही चाहता भाई आप दिमाग लगाएं ऐसे, ताकि आपका समय पे क्या हो जाएगा, पेपर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो पूरे पूरे आपके 4 मिनट और कितने 50 सेकेंड बच गए सीधे। ठीक, और कई लोग होंगे कि उसको पता है मालूसाई यही है, और तब भी चेक करिए, नहीं यार विश्वास नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा, है ना, विश्वास नहीं आ रहा, राजुला राजुला ये थी कोई और थी, है ना है ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना भाई, ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। मालूसाई राजुली मालूसाई, चलो ठीक है। अगर मान लो एक बार के लिए थोड़ा हो रहा है लिटिल बिट कंफ्यूजन, एक और चेक कर लो, घोड़ी क्या बोल, तो आपने देखा कृषि व खेती बाड़ी, ये है, ये बात तो अब पक्का है कि ए का 4 और बी का 3, तो ए का 4 और बी का 3 इसी में मिल रहा है, बस खत्म हो गया, यही होगा। कोई नहीं, दो कर लो चेक, है ना, मैं ये नहीं कर रहा, एक में हो सकता है कभी कभी गड़बड़ हो जाए, तो दो चेक कर लो कम से कम। ठीक, ये ध्यान रखें। बाकी पवाड़े अथवा भड़ो, ये क्या होते हैं, वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं होती है। और वहीं अगर जागर की बात करें तो मान्यताओं पर आधारित, लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं। वैसे सही ये होना चाहिए था कि पौराणिक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं, ठीक है ऐसा, पर कोई नहीं, अभी इस प्रश्न के हिसाब से आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमिलित करना है। तो करिए जरा, इनको सुमिलित करो। ठीक, सुमिलित कीजिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बताओ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब आई, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आती है मई 2020 में। ठीक है, यानी कि सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो ये तो आपकी अक्टूबर 2020 में आई। अब फिलहाल आपने दो चेक, पहले देखो एक चेक करो, ए का 4 कहीं मिल रहा है, ए का 4, तो देखो अभी दो में मिल रहा है ना, ए और डी हो ही नहीं सकता, खत्म, दो ऑप्शन तो आपने हटा दिए, है ना। दूसरा पढ़ा, फिर भी आपको आंसर नहीं मिला, फिर आपने पढ़ा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब है, अक्टूबर 2020, यानी कि दो का बी का एक, बी का एक किसमें, बी का एक इसमें, देखो खत्म हो गया आपका प्रश्न, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पेपर में ऐसे सॉल्व कर दे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है। ठीक, तो बी का एक इधर मिल गया, बाकी अगर आपको ये नहीं भी पता, ये नहीं भी पता, तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो मिशन गौरा शक्ति की बात करें तो ये आपका सितंबर 2021, और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना तो ये अप्रैल 2021 में। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है लखवाड़ मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है भाई बताओ, क्या है ऐसी बात या नहीं है, हैं? सही है बिल्कुल, ठीक है। कौन सा कथन, क्या लिख रहे हैं, कौन सा कथन सही है,
तो लखवाड़ मेला, लखवाड़ किधर पड़ता है, जौनसार में तो पड़ता है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। दूसरा है शनिगढ़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित किया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगी। ठीक है। सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, सेलकू उत्सव उत्तरकाशी बताया था, है ना, उत्तरकाशी, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हरियाली पुड़ा फेस्टिवल इज मेनली एसोसिएटेड विद फीमेल, तो ये बात बिल्कुल सही है, विवाहित कन्याओं से क्या है, संबंधित है। तो कहीं मिल रहा है 1 3 4, हाँ तो मिल गया, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है, तो ये आपका भवाली में, भवाली कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। तो देखो ए का 4 मिल रहा है कहीं, ओ यहाँ तो गड़बड़ है ना, 4 4 जगह मिल रहा, तो यानी कि ये तो ऑप्शन हट गया आपका ए वाला। ठीक। डॉक्टर बर्थवाल या डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल हिंदी अकादमी कहाँ है, ये आपकी भाई देहरादून में। तो कहीं बी का 1 मिल रहा है, बी का 1, देखो बी का 1 यहाँ भी मिल रहा है, बी का 1 यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि ये वाला तो नहीं हो सकता है। ठीक। उसके बाद राजीव गांधी साहसिक अकादमी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, है ना, टिहरी गढ़वाल में। तो यानी कि सी का 2, सी का 2 है कहीं, सी का 2 देखो इसी में है, सी का 2, सी का 2 अगर केवल और केवल इसी में है, कहाँ गए हो, इसमें, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग नहीं सॉरी रुद्रपुर, कहाँ पर है, रुद्रपुर में हो जाएगा। ठीक। अभी कल वीडियो का पेपर है ना, तो जब आप वीडियो बन जाओगे या बीपीडीओ बन जाओगे, आपकी ट्रेनिंग इधर ही होगी रुद्रपुर में। कितने खुश हो रहे हैं ना, खुशी वाली बात भी है ना। ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या हो गया, अच्छा ऐसा ही बनना है, कौन सा ऐसा ही बनना है, वीडियो में ऐसा ही कहाँ से आ गया, कौन सा पुलिस, पुलिस कहाँ है यहाँ, अच्छा पटवारी के लिए बोले आप पुलिस, हाँ जो कल है जो पेपर, अच्छा ट्रेनिंग पुलिस का तो वो है ना, तो वो तो नरेंद्र नगर में होती है ना, हाँ वो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, राज्य पुलिस महाविद्यालय है वो नरेंद्र नगर में है। ठीक है। वहाँ पे जो आपके डीएसपी यानी जो पीसीएस में जाता है, और उसके अलावा जो एसआई होती है उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। चलो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग नहीं रुद्रपुर, रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। ठीक है, आपका ये है, यहाँ पे जो आपके बीडीओ बीपीडीओ वगैरह होते हैं या ग्राम्य विकास से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनकी क्या होती है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो जी, तो मिला दिया आपने, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ कि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है, बताओ। अगर जैसे आपको पर्यटन उद्योग के बारे में नीति निर्माण करना है, तो इस विभाग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और वो आपका कौन सा है, तो कई बार बता चुका हूं मैं, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, यूटीटीवी, इसको क्या बोलते हैं, क्या, यूटीडीसी। ठीक है, जैसे काउंसिल वैसे बोर्ड होता है, यूटीडीबी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, बोर्ड भी लिखा है कहीं पे, उत्तराखंड, ठीक ठीक है यही है। अब काउंसिल लिखा है, इसने काउंसिल, बोर्ड की जगह काउंसिल डाल दिया, तो कोई बात नहीं, तो इसके हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा। यूटीडीबी की बात करें तो जो यूटीडीबी है, इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2001। ठीक है, कब हुई थी, 28 नवंबर 2001 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे राज्य की पहली जो पर्यटन नीति आती है, वो आती है कब, राज्य की पहली पर्यटन नीति, पर्यटन नीति आती है 26 अप्रैल 2001। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 में राज्य की पहली पर्यटन नीति आती है। उसके बाद राज्य की जो अगली नई पर्यटन नीति आती है, वो आती है 2018 में आती है। कब आती है, 2018 में। फिर उसके बाद 2019 में, 2018 में, ठीक है, उसके बाद फिर से जो नई पर्यटन नीति आई वो आई 2023 में। अभी वाली कौन सी चल रही है, 2023 वाली पर्यटन नीति चल रही है। संशोधन होता ना उसमें, कुछ और नई नीतियां लाती है सरकार, और जो ये 2023 वाली जो पर्यटन नीति है, ये अगले 7 वर्षों तक है, अर्थात 2030 तक है। 2030 तक ये क्या है, वैलिड है, 2030 तक। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो पर्यटन में काम हो रहा है किस हिसाब से हो रहा है, 2023 की पर्यटन नीति के आधार पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक, तो अलग अलग समय पे हमारी पर्यटन नीतियां आती रही। इसके अलावा ध्यान रखना 2019 में
2019 में पर्यटन को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। ये भी ध्यान रखना है, 2019 में पर्यटन को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन में रोजगार बढ़ाने के लिए या स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कि क्योंकि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में कई सारे रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, स्थानीय लोगों को यही रोजगार मिल जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई या एक योजना चलाई। उस योजना का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या उसका नाम? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। और ये योजना चलाई गई, इस योजना का उद्घाटन होता है 1 जून 2002 में होता है। कब? 1 जून 2002 में। तो ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002। लिख दिया? चलो, अगर आपने लिख दिया है तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान आपका पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित हो जाएगा? पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। हिमालय मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हिमालय मेगा फूड पार्क जो है वो महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थित है। हमारे राज्य में अभी तक 2 मेगा फूड पार्क है। एक तो यही हो गया महुआ खेड़ा, कहाँ पे? काशीपुर में। और दूसरा एक है, इसको बोला जाता है पतंजलि फूड एंड, उसको क्या बोलते हैं? पतंजलि फूड एंड। ठीक है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क। ठीक, और ये कहाँ पे है? तो पतंजलि आ गया तो एक ही जगह आती था, हरिद्वार में। ठीक है, तो 2 मेगा फूड पार्क है, पतंजलि फूड एंड हर्बल, और दूसरा हो जाएगा आपका हिमालयन मेगा फूड पार्क। तो हिमालयन का है महुआ खेड़ा काशीपुर में। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज, राज्य नर्सिंग कॉलेज कहाँ पे है? कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपका देहरादून में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? देहरादून। ठीक है, चलो, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाओ, 52वां प्रश्न। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने कितनी बार भू सुधार किया था? तो कितनी बार किया था? 7 बार किया था, है ना? 1816 में, 17 में, फिर सीधे 23, 20 में, फिर 23 में, फिर 28 में, फिर 33 में, है ना? तो लगभग कितनी बार हो गई? 7 बार हो गई, है ना? ठीक है, अगला नेक्स्ट आ जाते हैं। कुड़िंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुड़िंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? कौन था वह? अमोधभूति। कौन था? अमोधभूति, कई बार बता चुका हूं, है ना? ठीक है, कौन था? अमोधभूति था। और इसके अलावा अमोधभूति के अलावा बात करें तो मैंने कई और राजाएं भी बताए थे आपकी। कुड़िंद राजा, कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 8 राजाओं के। अब तो याद हो गई होंगे या अभी भी नहीं हुए? अभी लगेंगे, 1-2 साल और लगेंगे, हैं? 1-2 साल और लगेंगे। हाँ, हो गए याद? हो गए तो बताओ कौन कौन है? शिवदत्त है, शिवपालित है, शिवपालित है, उसके बाद शिवरक्षित है, शिवरक्षित है, उसके बाद हरदत्त है, और आसेक है, और गौमित्र है, और भूल गए हम, और कौन है? विजयभूति और अमोधभूति। ठीक है, चलो, तो ये कितने राजा हो गए? 8 राजा हो गए। ठीक, बाकी 3 प्रकार के सिक्के, है ना? कौन कौन से? अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोधभूति प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु कौन सी एजेंसी है? कौन सी एजेंसी है? तो ऑब्वियसली बात है कृषि विभाग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कृषि विभाग हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था?
1970 में है, 1970 नहीं, 1790 ईस्वी में जो है गोरखा लोग कहाँ गए थे, कुमाऊं में इन्होंने अटैक कर दिया और आसानी से इन्होंने क्या कर दिया था, कुमाऊं के राजा को हरा दिया था। ठीक है, तो 1790 में कुमाऊं में एंट्री होती है। और गढ़वाल में एंट्री कब होती है, गढ़वाल में कब एंट्री होती है, गढ़वाल में है 1804 ईस्वी में ये गढ़वाल पे विजय पा लेते। ठीक, और गढ़वाल का अंतिम राजा कौन था जिनसे इनका युद्ध हुआ था, उसके बाद गोरखा शासन शुरू हो गया था, है ना, कौन था, गढ़वाल में परमार वंश का अंतिम राजा, श्रीनगर, जब तक कैपिटल श्रीनगर थी, गोरखा आने से पहले अंतिम राजा कौन था, हाँ ठीक कह रहे हो, है मानवेंद्र। मानवेंद्र तो टेरी रियासत का हो जाएगा ना। हाँ, वाह, चंद गढ़वाल में आ गया है। प्रतिबंध शाह था ना, भूल गए, खुड़बुड़ा का युद्ध भूल गए। अब तो कहाँ बचा ना, आज से 2000 साल पहले ये क्लास चली थी, तो 2000 साल पहले का कहाँ याद होगा, तब से तो हमने कई सारे जन्म ले लिए, है ना। हाँ, तो कहाँ याद रहेगा, नहीं कब पढ़ा था बताओ। निम्न नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है, कौन सी निकलती है नामिक से, पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, चलो जी। काली नदी कहां से निकलती है, काली नदी बता चुका हूं, कहां से, काला पानी, लिपुलेख। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है, कौन है, श्री प्रसाद डबराल, कौन है, श्री प्रसाद डबराल जी हो जाएंगे। चंडी प्रसाद भट्ट किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, चंडी प्रसाद भट्ट है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, चलो जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो बताओ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, नागफनी। नागफनी क्या है, नागफनी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और इसके अलावा देखो, हुड़का की बात करें तो हुड़का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, हाँ, हुड़का हो जाएगा चर्म। अच्छा, ढोल भी कैसा है, चर्म। और दो तारा कैसा है, तांत वाद्य यंत्र, कैसा है, तांत या तार वाद्य यंत्र है। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र में और क्या क्या आएंगी, हैं, और क्या क्या, डफली, ठीक है, और दमाऊ, ठीक है, नगाड़ा आ जाएगा, ढोलकी आ जाएगा। ठीक, और बाकी धातु या घन वाद्य यंत्र में आपका क्या क्या आ जाएगा, वीणाई आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, मोछंग नहीं, मोछंग सुशिर में आ जाएगा ना। मोछंग कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और कब बजाया जाता है मोछंग को, कब बजाया जाता है, पशुचारण करते समय मोछंग बजाया जाता है। अब कौन सा वाद्य यंत्र विलुप्त हो गया है, वीणाई विलुप्त हो चुका है। ठीक है, चलो जी। अगला है बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरागत रूप से कहाँ के होते हैं, केरल के होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है, तो कौन सा है, नागनाथ पोखरी। नागनाथ पोखरी कहाँ है, कौन से जनपद में नागनाथ पोखरी है, रुद्रप्रयाग में, होता तो अच्छी बात होती है ना, पर है नहीं, है ना, कहाँ है नागनाथ पोखरी, कहाँ है, टिहरी में है, बस सब आपके घर में है ना, कहाँ है, चमोली में, है ना, है ना, चमोली, ठीक है, कहाँ पर है, चमोली में। तो नागनाथ पोखरी है कहाँ पर, आपका चमोली में। ठीक है, तो इसके साथ ये उत्तराखंड का सॉल्यूशन था और जीएस का सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अपना पेपर अच्छे से देना। एक बार पुनः आप सभी लोगों को कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं, और जो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं सबको कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद ही मैं नहीं दे दिया चलो ठीक है।